जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नावल अनाड़ी की एक और न्यू एपिसोड। शुरू करते हैं नावल अनाड़ी। इस मुल्क का स्वीट हार्ट जो होना चाहिए नहीं हो रहा है, और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। इंजाम सबको नज़र आ रहा है। इंजाम पर बहस भी सब कर रहे हैं, मगर इंजाम से बचने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा। खैर, ये तो हो गई ज़रा फ़लसफ़ियाना बात। सवाल ये है कि अब कज़ाब शामी से कैसे रुजू किया जाए इस नामा बर के ज़रिए, और कैसे, और जो ये पैगाम लाया था वही तुम्हारा पैगाम भी पहुंचा सकता है। सिंपल। और नामा पर बर का कहाँ तलाश किया जाए? मैंने तो भगा दिया है उसे। कार्ड को इससे किधर रखता है? फरियाल ने मसले का हल भी पेश किया। इसे हुक्म दो कि मिस्टर अल्लाह लोग को हाजिर करे। ये तरीका मौसर साबित हुआ। मैंने इसी कागज़ पर फरियाल से लिखवाया, शामी शाम से पहले मिले, और ये जवाब तार अपने गार्ड के हवाले कर दिया कि अल्लाह लोग मज़कूरा को तलाश करके पैगाम इसे पहुँचा दे। फरियाल ने पूछा, तुम्हें इसका पता ठिकाना मालूम है? गार्ड ने नफ़ी में सर हिला दिया। वो गवाची गाँ है जनाब। फरियाल दम बखुद रह गई। व्हाट? ये क्या चीज़ होती है? किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अफसोस के वलायत में रहकर तुम अपनी मादरी ज़ुबान को भुला दिया। गुमशुदा गाय, भटकती रूह, तेवरा आवारा जिसका ठिकाना ना हो। मैंने कहा। इसने सर हिलाया। गवाची गाँ भी एक महदूद दायरे में रहती है। ऐसा नहीं हो सकता कि चक झमरा में गुम होने वाली गाय घूमती फिरती पिंड दाद खान चली जाए। गार्ड किसी जासूस की तरह सुराग लगाए तो सिर्फ 1 घंटे में मिस्टर अल्लाह लोग का तलाश कर सकता है। वो मिल जाएगा कहीं ना कहीं। गार्ड ने इकरार किया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी ड्यूटी का क्या बनेगा? ऐसे तो कोई भी अंदर आ जाएगा। मैंने कहा, जब तुम ड्यूटी पर थे तब भी तो यही सूरत हाल थी। तुम जाओ। गार्ड चला गया तो मेरी बेचैनी बढ़ गई। वक्त बहुत कम था। मगरिब के बाद से कुछ वाज़ह नहीं होता। वहीं का मतलब भी मेरे सिवा कुछ नहीं जान सकता था। फरियाल ने मुख्तलिफ नाकाबिल अमल तजावीज़ पेश करने का सिलसिला जारी रखा, मगर राजा वापसी में अपने हमरा पुलिस फोर्स ले आए। या फिर राना की हवेली पर कमांडो एक्शन करते हुए कासू को बाजियाब करा लिया जाए, या इस हवेली का हर तरफ से मुहासरा कर लिया जाए। मैंने झिल्ला कर कहा, क्यों ना हम टैंक में बैठ के जाएं और इनकी हवेली को मस्मार करते हुए सीधे अंदर पहुंच जाएं, या गनशिप हेलीकॉप्टर में परवाज़ करके पैराशूट से हवेली के सहन में उतर जाएं। कभी गलती ही से ही अकल की कोई बात कर लो। तुमको बड़ा नाज है अपनी अकल पर। इसने गुस्से में मुझे तकिए से मारना शुरू किया। सोचे समझे बगैर काम खुद करते हो। गए थे पहले भी कासू को पकड़ने और कैद हो गए थे चूहे की तरह। मैंने हंसते हंसते खुद को बचाया। मैं चूहा तो तुम क्या हो ना टॉम। ज़िंदगी है या टॉम एंड जेरी शो। मुझे तकिए से मारती रही। अब इन डाकुओं के साथ जाओगे? ऐसी की तैसी तुम्हारी। मैंने इसे एकदम दबोच लिया और अपनी बाहों में जकड़ के बेबस कर दिया। वो शायद यही चाहती थी। वो मेरी आगोश में सिमट कर हंसने लगी, मगर इससे पहले कि मेरे लब इसे चूमते, बाहर से फातिमा कमरे में आ गई। किसी हिसाब किताब में मसरूफ़ शहनाज को अपने कमरे से निकली तो बदहवासी में अंदर आती रेशम से टकरा गई। शहनाज ने इसे पकड़ लिया। क्या हुआ रेशम? कोई भूत देख लिया है क्या? रेशम की उंगली बाहर की तरफ उठी। वो जी डॉक्टर साहब, शी डेड। कासूज वाइफ, कासू की बीवी मर गई। फरियाल चिल्लाई। कैसे मर गई? शहनाज ने रेशम को झंझोड़ा। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। वो इसने खुद को फांसी लगा ली थी। माँ ने देख लिया, वो बच गई। हद करती हो रेशम, अपनी गलत अंग्रेज़ी से तुमने तो इसे मार ही दिया था, शहनाज ने नाराज़गी से कहा। फिर हम सब सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भागे। रेशम की रिपोर्ट गलत ना थी। मायूसी, दुख और परेशानी की इंतहा को पहुंच के कासू की बीवी ने भी वही कदम उठाया था जिस पर कासू को बुरा भला कह चुकी थी कि हालात का मुकाबला करते हुए मारा जाता तो पता चलता कि इसे बीवी बच्चों से कितनी मोहब्बत थी। वो बुज़दिलों की तरह मरने चला गया। अब खुद इसकी बीवी ने बच्चे को दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की थी। ये इत्तेफाक था कि किसी बच्चे ने इसे दरख्त पर चढ़ने देख लिया था। ऊपर जाके वो रस्सी का फंदा गले में डालती और कूद पड़ती, मगर इससे पहले अकबर खान का बेटा कबीर खान दौड़ पड़ा। वो ना होता तो औरतें शोर मचाने की सिवा कुछ न कर पाती। कासू की बीवी को अंदाज़ा हो गया था कि राज अफशा हो गया है। इसने जल्दी से रस्सी का फंदा ठीक से नहीं बांधा और छलांग लगा दी। रस्सी कुछ लंबी रह गई और वह ज़मीन पर गिर गई। कबीर खान इसे कैच न कर सका। अगर रस्सी छोटी होती तो अपने ही वज़न के झटके से कासू की बीवी की गर्दन टूट जाती। नीचे गिरने से इसे चोट ज़रूर आई, मगर वो बच गई। शहनाज के कहने पर कबीर खान इसे उठा के अंदर ले गया। इसने मुज़ाहमत नहीं की थी। वो चिल्ला चिल्ला के बयान करती रही और उदास के अंदर की बेबसी आंसुओं में ढल के बहती रही। इस कैफियत में जब इसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, इसे कुछ समझाने की कोशिश करना भी फजूल होता। शहनाज ने इसकी मरहम पट्टी की और हर मुमकिन तसल्ली दी। फिर से सुकून बख्श इंजेक्शन लगा दिया और वो अपने बच्चे को सीने से लगा के रोते रोते गनूदगी की तरफ बढ़ी और फिर सो गई। शहनाज ने बच्चे को एक औरत के सुपुर्द कर दिया और ताकीद की कि इसकी माँ को किसी सूरत न जगाया जाए। बाहर आके इसने अफसोस में सर हिलाया। इस तरह इंजेक्शन लगा कर हम अब कब तक सुला सकते हैं? फरियाल ने भी इससे इत्तेफाक किया। वो होश में आते फिर इस पागलपन का मुजाहरा करेगी। मेरा ख्याल है कि अब ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर जो आतिश फिशां मुद्दत से पक रहा था वो फट गया है।
शुक्र है इससे कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान नहीं हुआ। अंदर की आग सर तो नहीं पड़ी, लेकिन अब वो कुछ पुरसुकून हो जाएगी और अपने दिमाग से भी काम लेने की काबिल हो जाएगी। फरियाल ने कहा, अगर कासू को वापस लाने की कोशिश कामयाब होती है तो इन दोनों को रातों रात यहाँ से रुखसत कर देना चाहिए। ये तो तय है, लेकिन इसकी बादियाबी के लिए आप कोई कारनामा सर अंजाम नहीं देंगे, किसी मुहिम में शामिल नहीं होंगे? फरियाल ने कहा। मैंने सैल्यूट किया। यस सर, हम सब की ज़िंदगी का यही एक मकसद नहीं रह गया। मैंने सैल्यूट किया। यस सर, अगर कासू नहीं आता तब भी इसकी बीवी को यहाँ रखना है, एक मुस्तकिल परेशानी होगी, इसे भेज दो कहीं भी। फरियाल ने कहा। मैंने तीसरा सैल्यूट मारा। यस सर। राजा और फारूक ने बड़ी मेहनत से जनरेटर लगवा के स्टार्ट कराया दिया था। हवेली की रोशनी वापस आ गई थी। इलेक्ट्रिक अप्लांस जो किचन में इस्तेमाल होते थे फिर कारामद हो गए थे और फातिमा को लकड़ियाँ जला के खाने पकाने की मुश्किल से निजात हासिल हो गई थी। वो तमाम उम्र यही ईंधन इस्तेमाल करती रही थी, लेकिन इसके घर और हवेली के किचन की ज़रूरियात में बहुत फ़र्क था। कंपनी की तरफ से जो इंजीनियर ये जनरेटर लगा के चलाने आया था वो फारिग था और अब इसकी वापसी का मरहला दरपेश था। अगर डीजल सप्लाई करने वाली गाड़ी ना आती तो किसी को इसे छोड़ने वैन तक ज़रूर जाना पड़ता। एक बार अंदर से किसी छुपे हुए दुश्मन के हाथों जनरेटर ख़राब हो चुका था। दूसरी मरतबा ये बड़ा जनरेटर लगाया तो वहीं गया था, मगर इस दरवाजे को लॉक कर दिया गया था जिससे गुजर कर जनरेटर तक पहुंचा जा सकता था। अपने तौर पर फारूक ने और राजा ने तय किया था कि वो दिन में काम करने वाले कारीगरों पर भी नज़र रखेंगे और इन पर भी जो किसी वजह के बगैर हवेली में पाए गए थे। सर्वेंट क्वार्टर के बहुत से मकीन खुद को हवेली का बासी समझते थे और बिला रोक टोक आने जाने की सहूलत से फ़ायदा उठाते थे। मुझे इस गार्ड की वापसी का इंतज़ार था जो कासू के बारे में एक इत्तलाल आया था और पुलिस का मुखबर समझा जाता था। अगर ये इत्तला खुद पुलिस ने फराहम की थी कि कासू को मगरिब के बाद कुत्ते के साथ गाड़ दिया जाएगा तो ये इंतहाई दुख और अफसोस की बात थी कि पुलिस इस सफाकाना कत्ल को रोकने की कोशिश कहीं नहीं कर रही थी। वो राना के नमक ख्वार थे और कानून की अमलदारी कायम करने के लिए इसके खिलाफ कार्रवाई का सोच भी नहीं सकते थे। गार्ड ने वापस आकर मुझे मुतला किया कि मिस्टर अल्लाह लोग की तलाश कामयाब रही। वो कब्रिस्तान के नुक्कर पर भंग पी रहा था। फिर तुमने से मेरा पैगाम दे दिया जनाब अली। गार्ड चुप हो गया। आगे बोल, मैंने झल्ला के कहा। वो जी इसने गालियाँ दी, मुझे कहा कि शामी क्या कर सकता है? राना सियाना सब कुछ कर सकता है। तुमने कहा था कि शामी फ़ौरन मुझसे मिले। गार्ड ने टोपी उतार के सर झुकाया। कहा था जनाब। इसने फिर पत्थर खींच के मारा। इसने एक गुम्मड़ की निशानदेही की। लोग कहते हैं जिसको वो पत्थर मारे वो खुशकिस्मत होता है, इससे पैसा मिलता है। मैंने खफकी से कहा, जाओ फिर इसे मौका दोगे तुम्हें और पत्थर मारे, सर टूट जाए मट्टी के खाली बर्तन की तरह, मगर दौलत तो हासिल हो जाएगी। निज़ार बनवा लेना अपना। फरियाल ने अंदर से मुझे डांटा। क्यों बिला वजह सर खुपाते हो इन जाहिलों के साथ? तुम इनके अकायद नहीं बदल सकते जो सदियों से खून में शामिल हैं। मैंने धाड़ के कहा, मैं गार्ड को बदल सकता हूँ, जो इसकी जगह आएगा वो भी ऐसा ही होगा। मैंने कहा, मैं गार्ड इंपोर्ट कर लूँगा या कोई काम करो, मेरा दिमाग मत खाओ, वरना मैं दिमाग भी इंपोर्ट कर लूँगा सबके लिए। मेरे चिड़चिड़ेपन की वजह एक एसाबी दबाव था। मुझे लगता था कि मेरी सारी ख्वाहिश और कोशिश रह गई। अंधेरा पहले देर हो गई थी और एक खौफ की सरगोशी कहती थी कि दिन की रोशनी के साथ ही कासू की ज़िंदगी का चिराग भी गुल हो गया था। कोई कुछ नहीं कर सका, ना मैं, ना कानून, ना इसका मकरूज डाकू दोस्त। इसकी मौत इतनी ही गैर अहम रही थी जितनी जंगल के रास्ते पर पैरों में आ जाने वाले चूंटे की। राजा अपनी सोच में बहुत मुख्तलिफ नज़र आता था, लेकिन अंदर से वो मेरे जैसा ही था। इसके बरक्स वो ख़वातीन की सोच के अंदाज में मुमासलत थी कि इसकी शनाख्त से चिक चल रही थी। फ़ारूक किसी गैर जानिबदार मुबस्सिर की तरह चुपचाप सब देखते और सुन रहा था, मगर यह इसकी बेहिसी नहीं बेबसी थी। वो महसूस करने के सिवा क्या कर सकता था? मैंने अब घड़ी देखना ही छोड़ दिया था और अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी। मैं ख़ुद को यह समझाने में मसरूफ़ था कि मैं कोशिश ही कर सकता था और कोशिश में कोई कमी मैंने नहीं छोड़ी थी। अचानक गार्ड ने डरते डरते अपनी शक्ल दिखाई और शामी की आमद की इत्तला दी। वो बाहर खड़ा है जनाब। मैंने कहा, बाहर क्यों खड़ा है वो? आपका ऑर्डर है जनाब। अबे ऑर्डर के बच्चे, इसे अंदर ला। राजा ने इसे कहा तो वो गया, फिर और लौट आया। जनाब वो कहता है टाइम नहीं है, चलें? फरियाल चौकी। कहाँ चलें? शहनाज ने भी राजा से कहा, तुम बैठो आराम से। लेकिन हम तीनों ऐसे उछल के खड़े हो गए जैसे हमारे नीचे स्प्रिंग लगे हों। फरियाल तो मेरी सूरत से मेरे मूड का अंदाज़ा कर चुकी थी कि इसने सामने आकर भी मेरा रास्ता रोका तो मैं इसे धकेल कर हटा दूंगा और निकल जाऊंगा। शहनाज पीछे पीछे आई और इसने राजा को रोकने की कोशिश आखिरी वक्त तक की। मुझे बड़ी खुशी हुई जब राजा ने इसकी बात का नोटिस ही नहीं लिया और जीप में मेरे साथ बैठ गया। जब जीप बाहर गई तो ख़वातीन की सूरत काबिल दीद हो रही थी, कुछ गुस्से से, कुछ खौफ से और कुछ फ़िक्रमंदी से। मैंने कहा, वेल डन राजा, तूने साबित कर दिया कि तू जन मरीद नहीं है। काश ऐसा होता फ़िक्के पुत्र। इसने गहरी सांस ली। मैं अभी से डर रहा हूँ कि वापसी पर वो मेरा क्या असर करेगी। राजा तुम इतना डरते हो कि? इससे फ़ारूक ने पूछ लिया। राजा ने भन्ना कर कहा, क्योंकि मैं हूँ तुम जैसा सुरमा नहीं जो अकेली लड़की के साथ। राजा को बर वक्त एहसास हो गया कि गुस्से में इसने खुद को गाली दी। वो जायज़ सही, मगर जो इसने फ़ारूक को कहा वो मुँह पर थप्पड़ मारने के मुतरादिफ था।
एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि फ़ारूक भड़क उठेगा, लेकिन इसने यह ज़िल्लत बर्दाश्त कर ली और अपने गुस्से पर काबू पा लिया। मैं देख रहा था कि इसके माथे की एक फूली हुई रग फड़क रही थी और स्टीयरिंग पर इसकी गिरफ्त कितनी सख्त है। इसने मुट्ठी बंद करके डैशबोर्ड पर मुक्का मारा तो मैंने नरमी से इसके कंधे थपकी दी। राजा ने फ़ौरन कहा, आई एम सॉरी फ़ारूक, मेरा मतलब नहीं था। लेकिन मुँह से निकले हुए अल्फाज का और कमान से निकले हुए तीर का ज़ख्म एक जैसा होता है, एक जैसी अजियत देता है और महज सॉरी कह देने से इसकी टीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। पुल के पहाड़ की ओट में मुझे साए से मुतहरिक दिखाई देते रहे थे। ये शामी और इसके साथी थे। डाकुओं के रवायती हुलिये में इन्होंने स्याह शलवार कमीज़ पहनकर अपने चेहरों स्याह ढाटों से छवाए हुए थे। वो कुल 8 आदमी थे जो 4 घोड़ों पर सवार थे। इन्होंने अपनी राइफलें कंधों पर लटका रखी थी। शामी घोड़े से उतर के एक कदम आगे आया। नवाब साहब, क्या तुम जीप में जाओगे? मैंने कहा, मजबूरी है, हमारे पास घोड़े नहीं हैं। होते भी तो हमें चलाते हैं, राजा बोला। शामी ने सोच कर कहा, असला है? मैंने कहा, रिवाल्वर है। इसने सर हिलाया। जीप को छोड़ो, घोड़े पर सवार हो जाओ। मैं शशोपंज में पड़ गया। 3 आदमी एक घोड़े पर। इसने पलट के देखा ही था कि 3 घोड़ों पर से 3 अफराद को धक्के देकर उतारा गया। चलो बैठो, शामी ने कहा। मैं एक डाकू के पीछे बैठ गया तो राजा ने कहा, इस जीप का हम क्या करें? छोड़ दो यहीं, वक्त बहुत कम है। शामी ने तेज़ लहजे में कहा, चोरी नहीं होगी, मिल जाएगी इसी जगह, मगर मुँह जिंदा न रहा फिरा। अगर इसके बाद किसी को ये सवाल करने की हिम्मत न पड़ी कि घोड़ों से उतरने वाले 3 अफराद अब क्या करेंगे, ये बात फ़ौरन ही मालूम भी होगी। जब घोड़ों से उतरने वालों ने पीछे दौड़ना शुरू किया, 4 टांगों वाले जानवर के साथ 2 टांगों वाला इतनी मुस्तैदी से भाग रहा था। ये मेरे लिए हैरानी की बात भी थी कि सवारी और पैदल अंधेरे में जंगल के रास्तों को एक जैसी महारत से देख रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। डाकुओं की नज़र तारीकी में देखने की आदी थी और घोड़े इनके वफादार साथी थे। कुछ फासला तय करने के बाद घोड़े ज़्यादा मोहतात कदमों से चलने लगे। मुझे यूँ लगा जैसे इंसानों की रफ़ाकत में जानवरों की हंस भी तेज़ हो गई है। वो जानते थे कहाँ इन्हें फूंक फूंक कर कदम रखना और कहाँ बेखौफ होकर दौड़ना चाहिए। ये वही जंगल था जिसमें से गुजरते हुए मैं भटक जाता था। मेरे लिए घने दरख्तों में रास्ता तलाश करना एक मुश्किल मरहला बन जाता था। डाकू इस जंगल को जानते थे। इनके घोड़े दाएं बाएं मुड़ते आगे बढ़ते जा रहे थे। एक जगह पहुँच के घोड़े रुक गए। शामी के सारे साथी उतर गए और इन्होंने घोड़ों के दरख्तों के साथ बांध दिया। शामी ने मुझसे कहा, यही है वो जगह तुम्हारे हाथों राना का कुत्ता मारा गया था। मैंने उल्लू की तरह आंखें घुमा के इधर उधर देखा। मैं यकीन से नहीं कह सकता, होगी। मुझे तो सारा जंगल एक जैसा लगता है और अंधेरे में कुछ पता भी नहीं चलता। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। शामी ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो इसी जगह आएंगे? मेरी इन्फॉर्मेशन यही है, शामी ने कहा। यह काम इन्होंने दिन के उजाले में क्यों नहीं किया? मेरा मतलब है, राना को किसका डर था? शामी ने कहा, तुम और तुम्हारा दोस्त इसे धमकी दे आए थे। तुमने कहा था कि कासू का केस माई मुख्तारा से बड़ा बन जाएगा। तुम इसे कौमी प्रेस में उछालोगे और सुप्रीम कोर्ट खुद इसका नोटिस लेगी। मैंने हैरानी से कहा, बेशक मैंने इसे ये धमकी दी थी, मगर इसका तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तब मालूम हो जाता है नवाब साहब, हमारे भी राब्ते हैं, अंदर बाहर हर जगह। राना ने हदायत की थी कि काम करो मगर किसी को कानो कान खबर ना हो। इसे खामोशी से रात के वक्त ले जाके गाड़ो, वरना कहीं इस अखबार वाले के कानों में बात पड़ गई तो वो सबको इकट्ठा कर लेगा, फिर जंगल लगा देगा कैमरा। राजा ने कहा, इसका डर जायज़ है, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैंने कहा, इतना बड़ा बनने वाला आदमी अंदर से कितना छोटा है, इसमें हौसला नहीं है एक हकीर गुलाम को माफ़ करने का। कितना एहसास कमतरी है इससे। वो समझता है कि इसने अपनी ज़िद पूरी ना की तो इसकी नाक कट जाएगी, कोई इज्जत नहीं रहेगी। अफसोस। खामोशी का एक मुख्तसर वक्फा आया। शामी और इसके साथ बड़े चौकस खड़े थे। इनके कान कोई सिग्नल मसूल करने के लिए तैयार थे। इनकी आंखें नाइट विजन दूरबीन की तरह हर सिमत देख रही थी। अचानक सुकूत को किसी उल्लू की आवाज़ ने तोड़ा, लेकिन ये आवाज़ किसी इंसान ने खबरदार करने के लिए निकाली थी। इस फ़र्क को राजा या मैं खाक समझते। डाकू एकदम मुस्तैद हो गए। वो बंदर की तरह इर्द गिर्द के दरख्तों पर चढ़े और गायब हो गए। मैंने राजा की तरफ देखा, क्या हम इस्तकबालिया कमेटी के अरकान हैं? मेहमानों को रिसीव करेंगे? राजा ने कहा, शामी साहब से पूछो। शामी ने कहा, छुप जाओ तुम भी किसी दरख्त की ओट में और तुम खड़े रहोगे ऐसे ही। राजा ने कहा, मुझे शुभ शाह का इंतज़ार है। वो बोला। मैंने कहा, ये शुभ शाह कौन है? वही जो तुम्हारे लिए पैगाम लाया था और फिर वो पैगाम मुझे पहुंचाने आया था। अभी उल्लू की आवाज़ इसी ने निकाली थी, ये बताने के लिए कि वो आ रहे हैं। इसे शुभ शाह क्यों कहते हैं? इसे यह नाम पुलिस ने दिया है। वो छुप के बहुत कुछ करता है, हर बात सुनता है, सब कुछ देखता है और छुप छुपा के हर खबर आगे पहुंचा देता है। पुलिस को ना दीवाना है ना बेवकूफ़, बड़ा छुपा रुस्तम है। फिर तो अच्छा है इसके लिए ये नाम। मैंने छुप शाह की इस वक्त यूँ नमदार हुआ जैसे ज़मीन से उगा हो। इसका हुलिया वही मजदबों वाला था, लेकिन अंदाज़ बदले हुए थे। इसने हाथ उठा के कहा, ओ जी खैर हुए हाकमा दी, खैर शामी बादशाह दी। छुप शाह, बंदे कितने हैं? शामी ने पूछा। 5 शामी बादशाह, छठा हमारा यार कासू है। मैं अब चलता हूँ, किसी को शक ना हो जाए। शामी ने जेब में हाथ डाल के निकाला तो इसके हाथों में 100 के नोटों की एक गड्डी थी। ये तुम्हारा इनाम है। इसने हाथ उठा के शामी को दुआ दी। सखी दे कोठे दे वसदे रहन, फ़कीरां दे डेरे आबाद रहन। शामी ने चुटकी बजा के कहा, चल फुट, ज़्यादा ड्रामा ना कर। वो जंगल में गायब हो गया तो मैंने हैरानी से कहा, ये तो बड़ा एक्टर है। राजा बोला, ऐसे बहुत से किरदार हर शहर में नज़र आते हैं। कुछ लोग इन्हें मलंग और दरवेश समझते हैं तो कुछ लोग पुलिस के मुखबिर पासी ID का बंदा है, और वाकई वो होते हैं।
सबके बीच में नेक नाम बनने के रहते हैं और सनगुन लेके इन्फॉर्मेशन पास करते रहते हैं। शामी बोला। मैंने कहा, शामी ये इतने पैसों का क्या करेगा? तन पर कपड़े तो पूरे हैं नहीं। ये बड़ा डोंगा बंदा है जी। पिंडी में इसका घर है, बीवी बच्चे हैं। इधर जाके देखो तो इसे पहचान नहीं सकोगे। इनसे कहता है कि नौकरी दुबई में है, महीने में एक दिन पिंडी पहुंच जाता है, बाकी दिन फिरता रहता है दीवाना बन के। पिंडी से जेहलम तक लोग इसे जानते हैं, इससे मन की मुरादें मांगते हैं। असल दीवाने तो वो अक्लमंद है जो इससे मांगते हैं। मैंने कहा, ये इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, हमारे भी बहुत काम करता था, पुलिस के भी। राजा बोला, माने गरीमत से भी अपना हिस्सा वसूल करता होगा। हिस्सा क्या जी, मिल जाता है इसको भी थोड़ा बहुत। शामी ने एक कान के पीछे हाथ रख के कुछ सुनने की कोशिश की और फिर बोला, वो आगे हैं जी। फ़ारूक मौका पा के एक दरख्त पर चढ़ गया था। मैंने महसूस किया वह कुछ खौफज़दा था। जब इसने मेरा साथ देने का फ़ैसला किया था तो इसके वहम गुमान में भी ना होगा कि यहाँ इस किस्म के हालात भी वास्ता पड़ सकता है। मैंने इसके सामने सदबदाई में तरक्याती मंसूबों के और तरक्की के मौके के बारे में बताया था, मगर यहाँ के मामलात दूसरा ही रुख इख्तियार कर रहे थे। इस वक्त खुद मैं ये नहीं सोच सकता था कि मुझे कभी इंसानों और कुत्तों के एक साथ दफन किए जाने के खिलाफ किसी कार्रवाई में डाकुओं के साथ शरीक होना पड़ेगा। लेकिन शामी ने मुझे एक बड़े तने वाले दरख्त के पीछे छुपा दिया था और राजा को दूसरे दरख्त के पीछे। फिर वो खुद एक दरख्त पर चढ़ गया था। रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ने वाले कदमों की आवाज़ वाज़िया होती गई। सूखे पत्ते और खुश्क टहनियाँ चटकने की आवाज़ भी इस खामोशी में सुनी जा सकती थी। वो आपस में बातें भी कर रहे थे। जब वो सामने आए तो 5 नहीं 6 थे। इनमें से 4 तो राना के मखसूस सज़ा याफ्ता गुलामों के हुलिये में थे, मुंडे हुए सर, खाकी निक्कर और नंगे पाँव। इनमें से एक ने कासू को अपने कंधों पर बेजान लाश की तरह डाल रखा था। इसके हाथ आगे की तरफ झूल रहे और कमर से नीचे टांगों वाला हिस्सा पीछे था। वो कोई आवाज़ निकाल रहा था और ना कोई हरकत नहीं कर रहा था। मुझे शुबा हुआ कि इसे यहाँ लाने से पहले ही मार दिया गया था या इंजेक्शन लगा के बेहोश कर दिया गया था, लेकिन इसकी ये हालत दहशत ज़दा थी। वो जानता था कि इसके साथ क्या होने वाला है। 4 गुलामों के साथ 2 मुहाफिज थे। इनको मैं दोबारा देख चुका था। वो कुत्तों के साथ दौड़ने वाले गुलामों के पीछे मोटरसाइकिलों पर आते थे और राना की हवेली के आसपास के इलाके में गश्त करते थे। इनके पास ख़तरनाक किस्म का खुदकार असलहा होता था और वह खुद भी घन गरज रखने वाले मोटरसाइकिलों पर जैसे भारी भरकम थे। कासू को एक गुलाम ने कंधे पर से यूं गिरा दिया जैसे वह इंसान नहीं। शायद वो खुद भी इंसान नहीं, तामील हुक्म करने वाला 2 टांगों का जानवर था, जिसे अपना दिमाग सिर्फ इस हद तक इस्तेमाल करने की इजाज़त थी कि हुक्म को समझ सके। कासू कराहने लगा, ओए ज़ालिमों, ओए रहम करो मुझ पर। लेकिन इनके दिल इस रहम की अपील से मुतासिर नहीं हो सकते थे, जो कासू को दी जाने वाली सज़ाए मौत के फ़ैसले पर अमल दरामद कराने के ज़िम्मेदार थे। एक मुहाफिज ने टार्च रोशन की और ज़मीन को देखा। बाज़ाहिर वहाँ कुछ भी नहीं था। ठीक है, यही है वो जगह। दूसरे मुहाफिज ने इससे इत्तफाक किया, हाँ, इन्हीं 2 दरख्तों के बीच में खोदना शुरू करो। मेरे ख्याल में इंतज़ार लाहासिल था। हम 7 अफराद बासानी 2 मुहाफिजों को काबू कर सकते थे, लेकिन इस ऑपरेशन की कमान शामी के हाथ में थी और वो मालूम नहीं किस मौके का इंतज़ार कर रहा था। एक मुहाफिज ने टार्च रोशन रखी और 2 गुलाम कदालों से ज़मीन खोदने लगे। इस वक्त जब वो कब्र तैयार कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि इनकी जहनी कैफियत क्या होगी। वो क्या महसूस कर रहे होंगे कि कुछ देर बाद इन्हीं जैसा एक जीता जागता जिंदा इंसान एक भूस भरे के साथ मिट्टी में दबा दिया जाएगा। वो ख़ुद भी तो इंसान हैं। क्या दुख नहीं होगा, नफ़रत नहीं होगी इस निज़ाम से, राना से और ख़ुद अपने आप से कि वो बोल नहीं सकते, एहतजाज नहीं कर सकते? ऐसा खुद इनके साथ भी तो हो सकता है। दोनों मुहावज़ों में से एक बेपरवाही से सिगरेट पी रहा था और 4 टांगों पर भूस भरी खाल वाले कुत्ते की शक्ल जैसे वजूद के पास खड़ा था। दूसरा एक पत्थर पर बैठ गया था। जहाँ तक कासू का ताल्लुक था तो वो पहले ही नीम मुर्दा था। इसमें उठ के भागने की क्या हिम्मत होती। वो रो पीट ही नहीं रहा था, फरियाद भी नहीं कर रहा था। मिन्नत से माजिद फरियाद शायद वह सब करके देख चुका था और जानता था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। खुद मेरे दिल की अजीब कैफियत थी। मुझे यकीन करना मुश्किल होता कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो हकीकी और इसी 21वीं सदी के पाकिस्तान में हो रहा है, जिसका शुमार वाहिद एटमी क़ुव्वत रखने वाले मुल्क की हैसियत से तरक्की याफ्ता ममालिक में किया जाता है। मैं लंदन और अमेरिका में रहा था, मगर पाकिस्तान के हालात का मुवाजना इस दुनिया से नहीं करता था। मैं कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों की सकाफ़त देखता था तो मुझे सच बताई जैसे हज़ारों दूर आफ्तादा मकामात पर रहने वाले इंसानों की ज़िंदगी अशरफुल मखलूक़ात से ज़्यादा हशरतुल अर्ज़ की ज़िंदगी लगती थी। आज एक कासू को बचाने से कोई इनकलाब बर्पा नहीं होना था जिसे इंसानों को इंसानों का दर्जा हासिल हो जाए। ये सब ऐसे ही चलता आ रहा था और शायद अगली सदी तक या इससे अगली सदी तक ऐसे ही चलेगा। कब्र 3 फुट गहरी हो चुकी थी। अब इसमें एक शख्स उतरा हुआ था, दूसरा थक के आराम कर रहा था। अचानक सिगरेट पीने वाले मुहाफिज ने अपने साथी को मुखातिब किया, ओए क्या सोच रहा है तू? सोच रहा था कासू को गाड़ना तो है, पहले मार क्यों ना दें? दूसरे ने कुछ देर बाद कहा, राना को पता चल जाएगा। कब्र खोदने वाले ने सर उठाया, नहीं मालूम होगा जी। दूसरे गुलाम ने कहा, कोई नहीं बताएगा राना साहब को, इसे मार दो, इसकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। मुहाफिज ने अपने साथी की तरफ देखा, और अगर किसी ने बक दिया सबूत क्या होगा? हम साफ इनकार कर देंगे कि झूठ है और फिर इसकी खैर नहीं जिसने बकवास की। मुहाफिज बोला। अब मज़ीद ताख़ीर मुमकिन न थी। इन सब के दिल में कासू के लिए रहम की रमक जाग उठी थी और वो इसे पुरअज़ियत मौत से बचाने पर मुत्तफ़िक हो गए थे और इसकी लाश को दफन करना चाहते थे। फिर एक और इत्तेफाक ये हुआ
कि फ़ारूक ने छींक मार दी। वो जिस दरख्त पर चढ़ा हुआ था इस पर खारिज फैलाने वाले फूल थे और इन पर ख़ास किस्म के कीड़े थे जो फ़ारूक को परेशान कर रहे थे। इसके बाद सूरत हाल एक सेकंड में बदल गई। एक दरख्त पर से एक डाकू ने मुहाफ़िज़ पर छलांग लगाई और वह दोनों एक साथ गिरे। फिर बाकी डाकू दरख्त से कूद गए और अचानक कासू को दफन करने वालों ने खुद को हर तरफ से स्याह लिबास वाले डाकुओं के नरखे में पाया जिनके ख़तरनाक असले का रुख इनकी तरफ था। जब मज़ाहमत या मुकाबले की नौबत ही ना आई तो मैंने बेहतर समझा कि इस वक्त अपनी सूरत ना दिखाऊं। मैंने चंद मिनट दूर खड़े राजा को भी इशारा कर दिया कि सामने ना आए और दरख्त पर चढ़े हुए फ़ारूक ने हम दोनों की रोपोशी का मकसद समझ लिया। छींक मारने के बावजूद वो ऊपर से नहीं उतरा। राना के गुलामों और मुहाफ़िज़ों ने यही फ़र्ज़ किया होगा कि दरख्त पर भी कोई डाकू मौजूद है जो ऊपर से इनको निशाने लिए बैठा है। शामी को देखते ही मुहाफ़िज़ों की हालत गैर हो गई। इन्होंने अपना असलहा नीचे रख दिया। शामी बादशाह, हमारा कोई कसूर नहीं। शामी इन्हें गालियाँ देता रहा। बेगैरत, बगैर तो सोचो तुम क्या कर रहे थे? एक इंसान को ज़िंदा गाड़ रहे थे। क्या मैं गाड़ दूँ तुम्हें? गुलाम दम बखुद खड़े देखते रहे। वो जानते थे कि शामी एक ऐसा डाकू है जिसके सारे इलाके में दहशत है, मगर वो कासू की जान बचाने कैसे आ गया और क्यों आ गया ये उनकी समझ में नहीं आ सकती थी। इनकी सूरत के तासुरात और इनका पूरे इत्मीनान अंदाज देख कर लगता था कि वो ताईद ज़ादी का रूप धार के नमूदार होने वाले शामी के कार्रवाई से खुश हैं। दोनों मुहाफ़िज़ शामी के पैर छू चुके थे। राना साहब हमें मार डालेंगे शामी बादशाह, एक ने कहा। हम इसे क्या बताएंगे? दूसरे ने रजाजत से कहा। इसको वही बता देना जो हुआ और मेरा पैगाम भी दे देना कि कासू को शामी ले गया है। वो कासू का पीछा छोड़ दे। इसे कुछ हुआ तो राना को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चलो बस अब जाओ, शामी ने कहा। दूसरे मुहाफ़िज़ ने कहा, शामी बादशाह, राना को हम कैसे यकीन दिला सकते हैं कासू को तुम ले गए? वो नहीं मानेगा, वो अनाड़ी नहीं है। अब पहले मुहाफ़िज़ ने भी तायद में सर हिलाया। वो समझेगा हमने कासू को फ़रार करा दिया, हमारी शामत आएगी। शामी ने गर्ज के कहा, बक बक में वक्त ज़ाया ना करो, राना को इसका सबूत कल मिल जाएगा। शामी के साथ ही इसके साथियों ने असला तान लिया। राना के नमकख्वार मरे मरे कदमों से आगे बढ़े। इनकी अकल भी चकरा गई थी कि शामी जैसे नामी गिरामी डाकू कासू की खातिर कितनी तकलीफ़ क्यों उठाई। इनके दरमियान क्या ताल्लुक़ था जिसने शामी को बर वक्त पहुँचते पर मजबूर कर दिया? वो कासू को अपना आदमी क्यों कह रहा था? जब वो जंगल में गायब हो गए तो राजा के साथ मैं भी दरख्त की ओट से निकल आया और फ़ारूक भी नीचे उतर आया। कासू अभी तक ज़मीन पर बेइज्जत पड़ा हुआ था और फटी फटी आंखों से इन डाकुओं को देख रहा था जो स्याहपोश फरिश्तों की तरह गैब से नमूदार हुए थे और इसे मौत के मुंह से निकाल कर ले जा रहे थे। मैंने झुककर इसे उठाया। कासू उठो, देखो शामी तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया है। कासू बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। शामी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ, एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि आज वो कर्ज उतार दूँ, चलो मेरे साथ। कासू इसका हाथ चूम कर रोने लगा। शामी बादशाह, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मैं अपने बीवी बच्चों को इस जालिम के हवाले नहीं कर सकता, वो बाद में उनको मार डालेगा। शामी ने कहा, वो भी हमारे साथ चलेंगे, राना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कासू को एक डाकू ने अपने साथ बिठा लिया। मैं शामी के पीछे बैठा। राजा और फ़ारूक को भी वो डाकुओं ने बिठा लिया। 4 डाकू हमारे पीछे दौड़ने लगे। जिस्मानी तौर पर भी मजबूत लोग थे। वापसी के सफ़र में वक्त बचाने के लिए शामी ने घोड़े को खासी रफ्तार से दौड़ाया। इसके साथ ही जंगल के दुश्वार गुजार और तारीक रास्ते पर साथ साथ दौड़ते रहे। हालांकि इनके कंधों पर असलहे का बोझ भी था। पुल के पास हमारी जीप इसी तरह मौजूद थी। ज़िंदगी बच जाने के साथ बीवी बच्चों से फिर मिलने की खुशी ने कासू को बड़ा हौसला दिया था। पानी के चंद घूंट पी के इसकी हालत संभल गई थी। अब वो शामी का शुक्रिया अदा करने की कोशिश कर रहा था और अपने जज्बा एहसानमंदी के इजहार में मसरूफ़ था। इसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि एक बदनाम डाकू एहसान का कर्ज उतारने क्यों आ गया। डाकू तो बहुत बुरे समझे जाते हैं और बेहद शफाक होते हैं, इसमें यह शराफत कहाँ से आ गई जो ख़ानदानी शरीफ समझे जाने वाले राना साहब भी न थी। इसे कौन समझाता कि अब शराफत और इज़्ज़त के म्यार उलट गए हैं। अंधेरा अब चिराग तले नहीं, चिराग के ऊपर होता है। फ़ारूक जीप लेकर कासू की बीवी को लाने चला गया तो मैंने शामी से कहा, मुझे मालूम नहीं कि तुमसे फिर मुलाकात होगी या नहीं, इसलिए अभी तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दूँ जो कुछ तुमने मेरे लिए किया। वो हैरानी से बोला, आपके लिए? मैंने कहा, हाँ, कासू को मैं लाया था लेकिन मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गया था। तुम मदद ना करते तो कासू आज मारा जाता और फिर पता नहीं इसकी बीवी का क्या होता। मुझे सारी उम्र मलाल रहता। शामी ने कहा, नवाब साहब, तौफीक देने वाला खुदा है। इसने कासू जैसे शख्स को मेरी मदद के लिए भेजा था, इसी ने मुझे बर वक्त यहाँ भेज दिया। हालांकि ये मेरा इलाका नहीं है, मैं खुद यहाँ भाग कर आया था। अपनी जान बचाने के लिए मुझे इन दोस्तों पर भरोसा था और इन्होंने यारी निभाने में कमी नहीं की। मैंने कहा, ये सब तुम्हारे गिरोह में थे? नहीं नवाब साहब, मेरा गिरोह तो ख़त्म हो गया, बस यही लोग बचे थे। एक ने 7 साल की जेल काटी और अभी 2 महीने पहले बाहर आया था। दूसरा हमारा पुराना मददगार था, पुलिस ने निकाल दिया गया था। हमारा रिश्ता तो बस दोस्ती का है, इससे गर्ज नहीं कि कौन क्या करता था। शामी बादशाह, मैंने कहा, तुम मुझे भी अपने दोस्तों में शामिल कर सकते हो, फिर कभी आना हो तो ज़रूर मिलना। इसने खुश होकर हाथ में लाया। आप भी अच्छे बंदे हो। वो अपने नवाब साहब, ऐसे नवाब मैंने नहीं देखे। मैंने हंस के कहा, तुम जैसे डाकू भी कहाँ होते हैं। जीप जो कासू की बीवी और बच्चों को लाने के लिए गई थी 10 मिनट में लौट आई। इसे कौन सा सामान सबर बांधना था कि देर लगती। जीप हमारे करीब आकर रुकी तो इसकी पिछली सीट पर फरियाल और शहनाज को देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई।
इंसान दोस्त और शरीफ नफ्स डाकुओं ने किससे इन्होंने भी सुने होते, लेकिन रॉबिन हुड और बहराम डाकू ये उनकी ज़िंदगी का एक सनसनीखेज तजर्बा था कि ऐसे ही एक डाकू बल्कि इसके पूरे गिरोह से इनका बराह रास्त वास्ता पड़ा था। इनके खौफ और दहशत की जगह एहतराम और तजस्सुस ने ले ली थी। इसे नेक दिल और आला तालीम याफ्ता डाकू से मिलने के शौक़ के अलावा इनको कासू की बीवी को रुखसत करने का जज्बा भी खींच लाया था। कासू की बीवी सबसे पहले उतरी। बच्चा इसकी गोद में था। वो ज़ोर ज़ोर से रोती हुई भागी और कासू से ऐसे चिमड़ गई जैसे आज की फिल्मों के बिछड़े हुए प्रेमी मिलते हैं। ये बेख्तियार कर देने वाला जज्बा था। आम हालात में वो दूसरों के सामने शौहर से ऐसे ना मिलती। कासू ने अपने अंदाज से इसके सर को और गालों को चूमा। फिल्मी अंदाज में किस नहीं किया। वो रोती रही और इसे कोसती रही। लेकिन तू हमें छोड़ गया था ना, तेरा सत्यानाश हो, तूने मेरा भी ख्याल नहीं किया, इस बच्चे के लिए भी नहीं सोचा। कासू की आंखों में भी आंसू बहते रहे। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मुझे माफ़ कर दे। तू मर जाता तो क्या मैं ज़िंदा रहती? मैंने तो तुझसे पहले मरने की कोशिश की थी, फांसी लगाई थी खुद को, मगर मर न सकी। कासू ने बच्चे को गोद में लेकर बीवी को अलग किया। शामी बादशाह को दुआएं दी, इसने बचा लिया हमें।